नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। सीएम योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद रोज नई नीतियों पर काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। वहीं बुधवार को योगी टीम 9 के साथ लोक भवन में बैठक की। आपको बता दें कि योगी ने बैठक में जिस तरह से कोविड फैल रहा है उसको लेकर बातचीत की और साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नीतियां तैयार की। इसके साथ ही सीएम योगी शाम को मंत्री परिषद के समक्ष कृषि विभाग की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण भी करेंगे। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बातचीत की है। सीएम योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रोज नई नीतियों पर काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। वहीं बुधवार को योगी टीम 9 के साथ लोक भवन में बैठक की। आपको ये भी बता दें कि योगी ने बैठक में जिस तरह से कोविड फैल रहा है उसको लेकर विचार विमर्श किया और साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नीतियां भी तैयार की। इसके साथ ही सीएम योगी शाम को मंत्री परिषद के साथ कृषि विभाग की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण भी करने जा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर अलग अलग प्रदेशों से दंगे फसाद की खबरें सामने आई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दोबारा आने के बाद कोई झगड़ा फसाद या दंगे की खबर नहीं आई है, जिसके लिए सीएम योगी ने अपने राज्य के प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि रामनवमी पर प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर जुलूस निकाले गए और रमजान का महीना भी चल रहा था, लेकिन कहीं कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। दंगा फसाद तो दूर की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति है, यहां दंगे फसाद की कोई जगह नहीं बची है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर कोई दंगा या फसाद ना होने की बात कही है। इसी के मद्देनजर उन्होंने प्रशासन की भी जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, रामनवमी के अवसर पर अलग अलग प्रदेशों से दंगे फसाद की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दोबारा आने के बाद कोई झगड़ा या फसाद नहीं देखने को मिला है, जिसके लिए सीएम योगी ने अपने राज्य के प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि रामनवमी पर प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर जुलूस निकाले गए और रमजान का महीना भी चल रहा है, लेकिन कहीं कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। दंगा फसाद तो दूर की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति है, यहाँ दंगे फसाद की किसी तरह की कोई भी जगह नहीं है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रमजान का महीना चल रहा था, उसके बावजूद रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई झगड़ा देखने को नहीं मिला है। दंगा और फसाद तो दूर की बात है। आपको बता दें, रामनवमी के अवसर पर अलग अलग प्रदेशों से दंगे और फसाद की खबरें सामने आ रही थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दोबारा आने के बाद कोई भी झगड़ा या फसाद देखने को नहीं मिला है, जिसके लिए सीएम योगी ने अपने राज्य के प्रशासन की जमकर तारीफ की है। और तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि रामनवमी पर प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर जुलूस निकाले गए और रमजान का महीना भी चल रहा था, लेकिन कहीं कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। दंगा फसाद तो दूर की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति है, यहाँ दंगे फसाद जैसे किसी भी चीज की कोई जगह नहीं है। योगी सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार की ओर से कृषि सेक्टर के 11 विभाग को पेश करेंगे। आपको यह भी बता दें कि सीएम के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और विभागों के मुखिया, प्रमुख सचिव शामिल होंगे। वहीं प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम आज शाम को अनेक्सी के मंत्री परिषद कक्ष में होगा। वहीं विभागार प्रस्तुति शाम 7 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रस्तुतिकरण पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में योगी के सामने तमाम विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें लोग अपने कामों और योजनाओं का विवरण रखेंगे। आपको बता दें कि कृषि सेक्टर की कार्य योजना पर आज विचार विमर्श होगा। वहीं योगी सरकार का 100 दिन का एजेंडा आज तय किया जाएगा।
आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। आपको ये बता दें कि योगी सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया है। योगी सरकार की ओर से कृषि सेक्टर के 11 विभाग को पेश किया जाएगा। सीएम के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और विभागों के मुखिया, प्रमुख सचिव शामिल रहेंगे। वहीं प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम आज शाम को अनेक्सी के मंत्री परिषद कक्ष में होगा। वहीं विभागार प्रस्तुति शाम 7 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 7 से 8 बजे तक प्रस्तुतिकरण पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में योगी के सामने तमाम विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें लोग अपने अपने कामों और योजनाओं का विवरण रखेंगे। तो बता दें कि कृषि सेक्टर की कार्य योजना पर आज विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं योगी सरकार का 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। जहां योगी सरकार अपनी प्रशासन व्यवस्था को लेकर खुश नजर आ रही है और अपने प्रशासन की तारीफों के पुल बांध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा अपनी हार पचा नहीं पा रही है और योगी सरकार को लेकर बड़े बड़े बयान दे रही है। आपको बता दें कि बसपा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वो कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा तय होनी चाहिए। आपको बता दें, बसपा ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और इसी के मद्देनजर ट्वीट किया है। योगी सरकार अपनी प्रशासन व्यवस्था को लेकर खुश नजर आ रही है और अपने प्रशासन की तारीफों के पुल बांध रही है, तो वहीं दूसरी ओर बसपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है, जिसकी वजह से वो योगी सरकार को लेकर बड़े बड़े विवादित बयान दे रही है। आपको बता दें कि बसपा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वो कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा तय होनी चाहिए। आपको बता दें, मायावती ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए मायावती ने एक ट्वीट भी किया है। योगी सरकार एक और अपनी प्रशासन व्यवस्था को लेकर खुश नजर आ रही है, वहीं विपक्ष अपनी हार नहीं पचा पा रही है। इसी कड़ी में बसपा ने अपनी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें मायावती की ओर से लिखा गया है
कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है वो कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा तय होनी चाहिए। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे झोपड़ी में लगी आग से 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई। साथ ही पास की गौशाला में 38 गाय बछड़े के जलने की भी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके के कनावनी क्षेत्र में कल आग लगने के कारण 38 गोवंश जल गए थे। जानकारी के मुताबिक गोवंशों में रहने वाली कुल 38 गोवंश की जलने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। सीएम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और हर भरसक मदद देने की बात भी गाजियाबाद जिला प्रशासन से की थी। साथ ही पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह आज घटनास्थल पर पहुंचे और गौशाला संचालक से उन्होंने बात की और पूरे घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी ली है। आपको बता दें, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी लीगल प्रोसेस है उसके तहत तमाम सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। आपको बता दें, सोमवार दोपहर करीब 1 बजे का मामला है, जहां झोपड़ी में आग लगने से 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। साथ ही पास की गौशाला में 38 गाय बछड़े के जलने की भी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके के कनावनी क्षेत्र में कल आग लगने के कारण 38 गोवंश जलकर खाक हो गए थे। जानकारी के मुताबिक गौशाला में रहने वाली कुल 38 गोवंश की जलने के कारण मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सीएम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और हर संभव मदद देने की बात कही है। गाजियाबाद जिला प्रशासन से उन्होंने बातचीत भी की है। साथ ही पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह आज घटनास्थल पर पहुंचे और गौशाला संचालक से बात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी लीगल प्रोसेस है उसके तहत तमाम सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। आपको बता दें, मामला इंदिरापुरम का है, जहां पर कई झुग्गियों में आग लग गई थी, जिसमें से एक गौशाला में भी आग लग गई थी, जिसके कारण 38 गोवंशों की जलकर मौत हो गई। आपको बता दें, 60 झुग्गियां भी जलकर राख हो गई थी। यूपी बोर्ड में इंटर के अंग्रेजी विषय की निरस्त की गई परीक्षा आज सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पहली शिफ्ट में सुबह 8 बजे हुई है। कुल 24 जनपदों में ये आयोजित कराई गई हैं। 30 मार्च को पेपर लीक होने के चलते अंग्रेजी विषय की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। परीक्षा निरस्त होने से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थियों को काफी मायूसी हुई थी, जिसके बाद यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पेपर आज सुबह 8 बजे से करीब 11:15 बजे तक खत्म कराया गया। वहीं पेपर में किसी भी तरह से नकल ना हो पाए, इसके लिए भी गाजियाबाद प्रशासन ने लगभग पूरी तैयारियां की थी। यह अंग्रेजी का पेपर 30 मार्च को होना था, पर पेपर लीक होने के चलते 24 जनपदों का पेपर कैंसिल कर दिया गया था, जिसको आज सभी 24 जिलों में करवाया जा रहा है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में लगभग 28,000 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच आज परीक्षा ली गई है। कुल 24 जनपदों में बोर्ड की परीक्षा आज
आयोजित की गई है। आपको बता दें, यूपी बोर्ड में इंटर के अंग्रेजी विषय की निरस्त की गई परीक्षा आज सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पहली शिफ्ट में सुबह 8 बजे हुई है। कुल 24 जनपदों में ये आयोजित करवाई गई थी। 30 मार्च को पेपर लीक होने के चलते अंग्रेजी विषय की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। परीक्षा निरस्त होने से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थियों को काफी मायूसी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पेपर आज सुबह 8 बजे से 11:15 तक संपन्न कराया गया। वहीं पेपर में किसी भी तरह से नकल ना हो पाए, इसके लिए गाजियाबाद प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी की थी। ये अंग्रेजी का पेपर 30 मार्च को होना था, लेकिन पेपर लीक होने के चलते 24 जनपदों का पेपर कैंसिल कर दिया गया था, जिसको आज सभी 24 जिलों में करवाया जा रहा है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में लगभग 28,000 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहां स्थिति स्थिर हुई थी, लोगों का घर से बाहर निकलना शुरू ही हुआ था, वहीं कोरोना का तांडव फिर से चालू हो गया है। आपको बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब लखनऊ में भी केसेस का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल लखनऊ में एक महिला डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गई है, जो पिछले कई दिनों से सर्दी जुकाम का शिकार हुई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना पॉजिटिव आई महिला कानपुर रोड स्थित अस्पताल में डॉक्टर है और महिला के साथ साथ लखनऊ में तकरीबन कोरोना के 20 सक्रिय मरीज हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर रोड स्थित लोक बंधु अस्पताल की महिला डॉक्टर ने कोरोना की शंका पर जांच कराई तो पता चला कि वे पॉजिटिव हैं। हालांकि ये जांच एंटीजन कराई गई है, जिसके आधार पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद ओपीडी को सैनिटाइज कर दिया गया है और कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। आपको बता दें, एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। गाजियाबाद, नोएडा में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। जहां स्थिति स्थिर हुई थी, लोगों का घर से बाहर निकलना शुरू ही हुआ था, वहीं कोरोना का तांडव एक बार फिर से चालू हो गया है। आपको बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब लखनऊ में भी केसेस का सिलसिला बढ़ना शुरू हो गया है। दरअसल लखनऊ में एक महिला डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गई है, जो पिछले कई दिनों से सर्दी जुकाम की शिकार थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना पॉजिटिव आई महिला कानपुर रोड स्थित अस्पताल में डॉक्टर हैं और महिला के साथ साथ लखनऊ में तकरीबन कोरोना के 20 सक्रिय मरीज हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर रोड स्थित लोक बंधु अस्पताल की महिला डॉक्टर ने कोरोना की शंका पर जांच कराई तो पता चला कि वे पॉजिटिव है। हालांकि ये जांच एंटीजन कराई गई है, जिसके आधार पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद ओपीडी को सैनिटाइज कर दिया गया है और कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। यूपी में कोरोना संक्रमण के साथ साथ भविष्य में फैलने वाली महामारियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेज कंट्रोल की शाखा जल्द प्रदेश में खोली जाए। संस्थान के लिए निशुल्क जमीन जल्द उपलब्ध कराई जाए। भारत सरकार के सहयोग से इस संस्था को खोलने के काम में तेजी लाई जाए। कोविड प्रबंधन को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए थे। आपको बता दें, नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेज कंट्रोल की शाखा यूपी में खुलने से वायरस जनित रोगों से निपटने में आसानी होगी। महामारी को फैलने से रोकने के लिए होने वाले रिसर्च की मदद से लोगों को रोगों से बचाया जा सकेगा। वहीं योगी ने बैठक में इस समय चलाए जा रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को जन आरोग्य मेले से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर रविवार प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए जा रहे जन आरोग्य मेले में लोगों को संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताए जाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 18 अप्रैल से 23 अप्रैल की अवधि में सभी ब्लॉक में विशेष स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। इन मेलों में स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने बलरामपुर में खोले जाने वाले केजीएमयू के
सैटेलाइट कैंपस की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर प्रदेश में 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। महाराजगंज और संभल में खोलने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें, बाकी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के काम में तेजी लाई जाए। आग की घटनाओं को देखते हुए अस्पतालों में अग्निशमन यंत्रों को चेक किया जाए और उन्हें चालू हालत में रखा जाए। इन सब के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों को दोबारा तैनाती दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए 17 और 18 अप्रैल को काउंसलिंग होगी। इसमें डॉक्टरों को अस्पताल आवंटित किए जाएंगे। इन डॉक्टरों को उनके अंतिम वेतन से पेंशन की रकम कम करके मानदेय दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों को दोबारा तैनाती के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें 198 डॉक्टरों ने आवेदन किया है। इनमें से 100 डॉक्टरों को 17 अप्रैल और अन्य को 18 अप्रैल को अस्पताल आवंटित किए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह ने बताया कि डॉक्टरों का चयन करते समय उनकी विशिष्ट योग्यता का ध्यान रखा जाएगा। पहली प्राथमिकता रेडियोलॉजिस्ट, दूसरी बेहोशी और फिर महिला रोग विशेषज्ञ का चयन किया जाएगा। आपको बता दें, दोबारा तैनात होने वाले डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने और बाहर से दवा ना लिखने में शपथ पत्र भी देना होगा। प्रदेश में जुर्म कॉल खत्म करने के लिए प्रशासन पूरे जोर शोर में जुटी हुई है। आए दिन पुलिस और बदमाशों के बीच हो रही मुठभेड़ में कोई ना कोई इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस बीच शिवनाली हटवावा के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान हो रही फायरिंग के बीच पुलिस की गोली लगने के कारण बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक पुलिस सिपाही के भी घायल होने की खबर सामने आई है। बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश पर गो चोरी समेत अन्य 20 मुकदमे दर्ज किए गए थे। आज डिडोली थाना क्षेत्र में थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम की एक 25,000 के इनामी बदमाश साजिद, जो कि जिले का टॉप 10 अपराधियों में है और हिस्ट्री शीटर है, इस पर गोकसी चोरी के 20 मुकदमे टोटल पंजीकृत हैं। इसके साथ मुठभेड़ हुई है। इसके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिस पर बचाव में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। इसके पास से एक बाइक और तमंचा और कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।